बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 का रहने वाला है। और देखिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, जीवित ऊतकों का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए किस अमल का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है बताइए। तो सही जवाब रहेगा इसका ट्राइक्लोरोएसिटिक अमल। जीवित ऊतकों को खरल व मूसल में ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के साथ पीस करके गाढ़ा घोल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक विश्लेषण के दौरान अम्ल अम्लीय अंश में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं? तो वृद्ध जैव अणु और लिपिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अणुओं में लिपिड का आणविक भार सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? 800 डाल्टन से कम होता है। लिपिड का भार 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता, इसलिए वास्तव में सूक्ष्म अणु है, लेकिन वे अम्लीय अंश में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपापचयज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या काम करते हैं ये? तो सामान्य कार्य की प्रक्रिया में भाग लेना इनका मुख्य कार्य होता है। प्राथमिक उपापचयज में कौन आते हैं? जैसे अमीनो अम्ल है, शर्करा, वृद्धि, विकास और श्वसन जैसे आवश्यक कार्यों में सीधे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक उपापचयज मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और उसका उदाहरण नहीं है? ये आपको बताना, उदाहरण नहीं है उसका। तो कौन है? अभी मैंने बताया प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी वाला ये अभी पढ़ा हमने, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल प्राथमिक उपापचयज है क्योंकि वे प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक हैं। और बाकी की ये सारे के सारे क्या हैं? एल्किलॉइड है, प्रतिजैविक है, रबड़ है, सारे के सारे क्या द्वितीयक उपापचयज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? ये आपको बताना है। तो प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के द्वारा प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ऐसे ही मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनती है। जीव जगत में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो कितने प्रकार के? तो 20 प्रकार के। प्रोटीन निर्माण में 20 प्रकार के मानक अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। अमीनो अम्लों में जो आर समूह एल्काइल समूह होता है, यदि वह हाइड्रोजन हो तो उस अमीनो अम्ल को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे भाई? तो उसको ग्लाइसिन कहेंगे हम। ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो अम्ल है जिसमें आर समूह के स्थान पर केवल हाइड्रोजन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक अमीनो अम्ल के जलीय विलीन में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश एक ही अणु पर मौजूद होते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? दो जिविटर आयन कहेंगे भाई। अमीनो अम्ल के इस उभयधर्मी रूप को जिविटर आयन कहते हैं, जो पीएच के अनुसार बदलता है। अगला क्वेश्चन, प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो कोलेजन प्रोटीन होता है प्राणियों के अंदर, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन प्राणी जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, और ये क्या है? संयोजी ऊतकों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। संपूर्ण जैव मंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। रूबिस्को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला एंजाइम है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो अमीनो अम्लों के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दौरान बताया था, पेप्टाइड बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाएगी? अमीनो अम्लों का रैखिक अनुक्रम दर्शाएगी। प्राथमिक संरचना से यह पता चलता है कि कौन सा अमीनो अम्ल पहले और दूसरे और आगे के स्थानों पर जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का कौन सा सिरा अंत सिरा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता भाई?
तो बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पहले अमीनो अम्ल को एन टर्मिनल अमीनो अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त अमीनो अम्ल अमीनो समूह होते हैं, NH2 समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स और रिसेप्टर्स जैसे जैविक रूप से सक्रिय प्रोटीन अपनी किस संरचना में होते हैं? किस संरचना में होते हैं? तो तृतीयक संरचना में होते हैं भैया। प्रोटीन का 3 आयामी 3D मुड़ाव ही सक्रिय स्थल बनाता है, जो जैविक गतिविधियों के लिए क्या है? आवश्यक है। मानव हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस संरचना का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? चतुष्क संरचना का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड उप इकाइयों 2 अल्फा 2 बीटा से मिलकर बना है, इसलिए यह चतुष्क संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और राइबोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो किस प्रकार के हैं? तो ये मोनोसैकेराइड हैं। ये सबसे सरल शर्करा है जिन्हें आगे नहीं तोड़ा जा सकता। ग्लूकोज 6 कार्बन, राइबोज 5 कार्बन। पौधों में ऊर्जा का मुख्य संचित रूप कौन सा पॉलीसैकेराइड है? तो कौन सा है? पौधों की बात हो रही है तो स्टार्च हो जाएगा। पादप कोशिकाएं ग्लूकोज को स्टार्च मतलब मंड के रूप में संचित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के यकृत मतलब लीवर और पेशियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन जंतु में प्रमुख संचित पॉलीसैकेराइड है, इसे जंतु स्टार्च भी कहते हैं। कपास का रेशा मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। पौधों की कोशिका भित्ति और सूती रेशे मतलब कपास और शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड इकाइयां किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ऑक्सीजन के माध्यम से बनने वाले इस बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। अगला, आयोडीन परीक्षण में स्टार्च कौन सा रंग देता है? तो कौन सा रंग देता है? वो नीला रंग देता है। स्टार्च की कुंडलाकार संरचना आयोडीन के अणुओं को फंसा लेती है, जिससे गहरा नीला रंग आता है। आयोडीन के साथ सेलुलोज नीला रंग क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें जटिल कुंडलियां नहीं होती। सेलुलोज की संरचना सीधी होती है, यह कुंडलित नहीं होता है, इसलिए आयोडीन के अणुओं को फंसा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्युलिन किसका बहुलक है? तो ये किसका बहुलक होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है फ्रंटोज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्युलिन फ्रंटोज अणु की एक श्रृंखला से बना एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन जो कीटों जैसे तिलचट्टा का बाह्य कंकाल बनाता है, वो रासायनिक रूप से क्या है? रासायनिक रूप से क्या है? तो एक जटिल पॉलीसैकेराइड है। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का एक नाइट्रोजन युक्त जटिल पॉलीसैकेराइड बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड का एक सरलतम रूप है? ये आपको बताना है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आ जाएगा इसमें। ये दोनों लिपिड के सरलतम घटक हैं जो मिलकर के ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है ग्लिसरॉल का? तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन और 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला प्रमुख लिपिड कौन सा है? कौन सा है? तो फॉस्फोलिपिड्स हैं। लेसिथिन जैसे फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली का मुख्य ढांचा बनाते हैं। नेक्स्ट है, असंतृप्त वसा या वसीय अम्लों की क्या विशेषता होती है? तो क्या विशेषता होती है? इनमें कार्बन परमाणु के बीच एक या अधिक द्विबंध होते हैं। द्विबंध की उपस्थिति इन्हें असंतृप्त बनाती है, जैसे तेल जो कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए किस वृद्ध जैव अणु के प्रकार हैं? तो किसके हैं? तो ये न्यूक्लिक एसिड के होते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ हैं। एक न्यूक्लियोटाइड किन 3 घटकों से मिलकर के बना होता है? तो किन से मिलकर के बना होता है? तो इसमें एक अणु किसका होता है? नाइट्रोजन क्षारक का होता है, दूसरा पेंटोज शर्करा का, तीसरा फॉस्फेट समूह का होता है।
इनसे मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, तो ध्यान रखिए इसमें फॉस्फेट समूह का केवल अंतर होता है, तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह नहीं होता है। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता, तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता भाई, तो यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है थायमिन के स्थान पर, ध्यान रखें। प्यूरिन क्षारों के उदाहरण कौन से हैं, तो प्यूरिन क्षारों के उदाहरण कौन से हैं, तो एडेनिन और गुआनिन है। ये दोनों प्यूरिन है, इनमें डबल रिंग संरचना होती है। डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार एडेनिन हमेशा किसके साथ जोड़ी बनाता है, तो एडेनिन है वो किसके साथ में बनाता है, तो आपका सही जवाब रहेगा एडेनिन है वो थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की 2 रजकों में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का 3 कार्बन दूसरे के 5 कार्बन से फॉस्फेट समूह के माध्यम से जुड़ता है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है पूर्ण घुमाव की, तो ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और एक पूर्ण घुमाव में 10 बेस पेयर होते हैं, इसलिए कुल लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म के दौरान जटिल अणु के टूटने और ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो इसको बोला जाएगा कैटाबॉलिज्म। अपचय जैसे ग्लाइकोलाइसिस एक विखंडनकारी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणु टूटते हैं और ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। जीवित तंत्र लिविंग सिस्टम में ऊर्जा की मुख्य मुद्रा एनर्जी करेंसी क्या है, तो क्या है भाई, तो एटीपी है। कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा एटीपी के उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंधों में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मुख्य रूप से रासायनिक प्रकृति में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं रासायनिक प्रकृति में, तो ये प्रोटीन होते हैं। लगभग सभी एंजाइम राइबोजाइम को छोड़कर के विशेष प्रकार के ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे एंजाइम जो आरएनए के बने होते हैं प्रोटीन के नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, तो सक्रिय ऊर्जा को कम करके। एंजाइम अभिकारकों के संक्रमण अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब सक्रिय ऊर्जा की बाधा को घटा देते हैं। उच्च तापमान पर एंजाइम की सक्रियता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एंजाइम है वो विकृत हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उस तापमान सामान्यतः 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर प्रोटीन के बंधों हाइड्रोजन बंध आदि को तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की 3D संरचना है वो नष्ट हो जाती। सैक्सनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का मेलोनेट द्वारा संदमन किस प्रकार का उदाहरण है, तो किस प्रकार का है ये, तो ये है प्रतिस्पर्धी संदमन का। मेलोनेट की संरचना सबस्ट्रेट सक्सिनेट के समान होती है, इसलिए यह सक्रिय स्थल से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। एक पूर्ण सक्रिय एंजाइम होलो एंजाइम में उपस्थित प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का केवल प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है, जब इससे कोफैक्टर जुड़ता है तो ये होलो एंजाइम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी एंजाइम के गैर प्रोटीन भाग मतलब सहकारक कोफैक्टर को हटा दिया जाए तो एंजाइम की उत्प्रेरक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए भाई, तो सही जवाब रहेगा क्षमता समाप्त हो जाएगी, वह निष्क्रिय हो जाएगा। सहकारक एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, इनके बिना एपो एंजाइम निष्क्रिय होता है। विटामिन जैसे नियासिन एंजाइम की कार्यप्रणाली में किस रूप में कार्य करते हैं, तो किस रूप में कार्य करते हैं भाई, तो को एंजाइम मतलब सह एंजाइम के आवश्यक घटक के रूप में काम करते हैं।
कई को एंजाइम जैसे NAD और NADP का मुख्य रासायनिक घटक विटामिन जैसे नियासिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक किस एंजाइम के लिए एक सहकारक के रूप में कार्य करता है? तो किसके साथ में सहकारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ में। प्रोटीन का पाचन करने वाले इस एंजाइम की सक्रियता के लिए जिंक आयन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पानी से रिलेटेड होगा ना हाइड्रोलेजेज, तो जल के अणु का उपयोग करके बंधुओं को तोड़ने की। पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, पेप्सिन हाइड्रोलेजेज हैं जो जल की मदद से एस्टर, पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक बंध तोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखिए, माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक Km क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सबस्ट्रेट की वह सांद्रता जिस पर अभिक्रिया का वेग अधिकतम का आधा हो जाता है, और ये सही जवाब रहेगा। Km एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के प्रति बंधुता को दर्शाता है। कम Km का मतलब अधिक बंधुता। इसके साथ में चैप्टर आपका समाप्त होता है।